नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न सही करके ही जाना है। अगर आप सभी लोग 30 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप सभी लोग अपने एग्जाम के प्रति सशक्त और जागृत और मन से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 30 प्रश्न नहीं कर पाते तो निश्चित है आपको अभी और बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगे। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसे चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि राम मोहन की अपेक्षा चतुर है, वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है। तो इसमें कौन सी अवस्था है ये आपको बताना। तो इसमें कौन सी अवस्था है, तो इसमें अवस्था है मूलावस्था। क्या मूलावस्था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है वो आपको बताना। तो इसमें काल है सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा मेज का बहुवचन ये आपको बताना है। तो कौन सा मेज का बहुवचन? तो मेज का बहुवचन हो जाएगा मेज। क्या हो जाएगा? मेज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें गलत क्वेश्चन बता चुका हूँ 14 में तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसमें मूल अवस्था नहीं होगी, इसमें उत्तरावस्था होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ग का स्त्रीलिंग बताइए। तो वर्ग का स्त्रीलिंग क्या होता है वो आपको बताना। तो आप जानते हैं कि वर्ग का स्त्रीलिंग होता है वधू। क्या होता है? वधू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो किस में अघोष व्यंजन है वो आपको बताना है। तो कौन से ऑप्शन में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो मैं कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ये फल मीठे हैं इस वाक्य में मीठे शब्द क्या है। तो क्या है इस वाक्य में मीठे शब्द? तो इस वाक्य में जो मीठे शब्द है वो है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भीषण का विलोम शब्द है। तो भीषण का विलोम शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो क्या होता है भीषण का विलोम शब्द? तो भीषण का विलोम शब्द होता है सौम्य। क्या? सौम्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस किस वर्ग का शब्द है। तो किस वर्ग का शब्द है पुलिस वो आपको बताना है। तो जो पुलिस शब्द है ये है विदेशी। कौन सा? विदेशी वर्ग का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना, क्योंकि आप जानते हैं तो रमा जो पर्यायवाची है वो लक्ष्मी का होता है। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो लक्ष्मी का हो जाएगा। तो इसमें जो इंदिरा है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से
उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसमें उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसका ऋण लिया हो। तो इसमें वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा ऋणदाता। क्या? ऋणदाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको बताइएगा कि 125 नंबर क्वेश्चन में इसमें कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा मंत्री ने कहा। मंत्री का कहना ये तो गलती वाक्य होता था। बी और डी में आपको देखना है कि मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, और बी में क्या आएगा? मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। तो यहाँ ये सही नंबर दूर करनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में तद्भव कौन है? तो इन सभी में से कौन सा वो विकल्प है जो तद्भव शब्द है? तो इसमें जो पंख शब्द है ये तद्भव। पंख क्या है? पंख तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है वो आप बताइए। तो इसमें उल्लेख नहीं है स्थायी भाव का। क्या? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। तो वो कौन सा छंद कहलाता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो वो चरण कहलाता है दोहा। दोहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ होता है अपनहुति अलंकार। कौन? अपनहुति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तत्सम शब्द है? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा करुण। क्या? करुण जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको तद्भव शब्द बताना कि इनमें कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। तो कौन सा है? तो इनमें से जो 20 है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी बताना। उत्तरदायित्व कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो उत्तरदायित्व लिखा है ऑप्शन नंबर सी यही सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें सही अर्थ क्या हो जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूबना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा लज्जा के मारे मुँह ही नहीं दिखाना। क्या? लज्जा के मारे मुँह ही नहीं दिखाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा डॉटर बड़ी बात। तो इसमें बात लोकोक्ति को पूरा करिएगा। तो यहाँ पर कौन सा वो आ जाएगा? चूँकि छोटा आप जानते कि छोटा मुँह ही बड़ी बात ये होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी की या का पाकर उसके प्रति डॉट डॉट का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर होना चाहिए किसी की। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? तो इसमें कौन सा शब्द है प्रत्यक्ष का समानार्थी है? कौन सा समानार्थी है प्रत्यक्ष का? बताइए। तो ये प्रत्यक्ष का समानार्थी है साक्षात। क्या? साक्षात है ये प्रत्यक्ष का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो इसमें सही क्रम में लगाइएगा और बताइएगा कि इसका कौन सा विकल्प है वो सही बैठेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा?
तो राम तो सबसे पहले यहाँ पर बताते, यहाँ पर आएगा रावण। दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा रावण, तो सिर्फ रावण है। उसके बाद राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन कहते हैं, तो ये सही बैठेगा ऑप्शन नंबर डी वाला तरीका। नेक्स्ट है आपके सामने की हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो इन शब्दों के अकॉर्डिंग हिंदी में कौन सा शब्द पहले आएगा आपको अलग अलग शब्दों में तोड़ के बताना है। तो इनमें हिंदी शब्द में सबसे पहले शब्द आएगा रिच। क्या रिच? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो आपको बताना है कि सतसई शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है इसमें, तो इसमें समास है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा पद बना है बया प्रत्यय लगाने से, तो ये बना है खबया। खबया बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कृदंत प्रत्यक्ष किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत शब्द है वो प्रत्यक्ष किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं क्रिया शब्दों के साथ। किसके? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो कौन सी है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, तो ये है ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। तो कौन सा उपन्यास है वो जैनेन्द्र रचित है। तो इसमें जो परख उपन्यास है, कौन सा? परख उपन्यास, ये जैनेन्द्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो सॉरी मैं छोड़ गया 149 वाला क्वेश्चन कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला था जैनेन्द्र कुमार को प्रेम और भगवान रचना के लिए, तो ये इन्हें मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि अमृत और विष किसकी रचना है। तो किसकी रचना है अमृत और विष, तो ये रचना है अमृतलाल नागर की। किसी है अमृतलाल नागर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।